Hello students. In this video, we will discuss everything about NEET, that what is the eligibility criteria of NEET, which type of questions are there in the question paper of NEET, and what is the common strategy to crack NEET. We will discuss everything in this video. इस वीडियो में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या है नीट का, नीट को क्रैक करने की क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नीट के क्वेश्चन पेपर की प्रॉपर ब्लूप्रिंट क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नीट है क्या, है ना। तो नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेडिकल सीट मिलती है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। चाहे आपको एमबीबीएस करना हो, चाहे आपको बीडीएस करना हो, दोनों में ही एडमिशन के लिए नीट अब ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसके बिना एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन इंडिया में अब नहीं मिलता है ना। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट को पास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आखिर इस नीट का सब कुछ A to Z इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस कारण इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये नीट एग्जाम होती कितने मार्क्स की है ना। तो नीट एग्जाम जो 720 मार्क्स की होती है ना। और इसमें जो टाइम पीरियड है नीट का वो है 180 मिनट्स। 180 मिनट्स दैट इज 3 आवर्स, है ना। अभी जो ये एग्जाम है वो 3 घंटे की होती है। नीट के क्वेश्चन पेपर में 3 सेगमेंट होते हैं, है ना। 3 सेगमेंट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में 45 मार्क्स के मतलब 45 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री में 45 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इससे डबल दैट इज 90 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का 2 फर्दर डिवीजन है, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी, है ना। बॉटनी के भी 45 क्वेश्चंस एंड जूलॉजी के भी 45 क्वेश्चंस। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बायोलॉजी इज 90, 45 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी 45 और बायोलॉजी के 90। दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट इज 180। टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कितनी है? 180 है क्वेश्चन पेपर में। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना। अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल जो क्वेश्चन है वो 180 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमम मार्क्स किसी को कितना आ सकता है? 720 मार्क्स आ सकता है। क्यों? क्योंकि 180 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का मैक्सिमम कितना मार्क्स है? मैक्सिमम 4 मार्क्स है ना। इसके बाद क्या इस मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग है? क्या इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो हाँ, -1 नेगेटिव मार्किंग इज देयर, है ना। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? -1 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कारण ये टफ है क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब आगे हमें जानना है कि आखिर ये जो एग्जाम है नीट की, ये कौन कंडक्ट कराता है? ये एग्जाम कैसे होती है? ये एग्जाम ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है? ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन सी है? इसका सिलेबस क्या है ना। तो इसको याद रखना कि अभी तक तो ये एग्जाम पेन और पेपर में होती है ओएमआर सीट पे, लेकिन आने वाले ईयर्स में, अपकमिंग ईयर्स में ऐसा भी प्रपोजल है कि नीट की एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया जाए, है ना। क्योंकि ऑनलाइन करने से एक फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स नीट में अपीयर होते हैं उनको ओएमआर सीट भरने में जो टाइम लगती है या फिर जो गलती होने के चांसेस है वो बहुत मिनिमल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होती है उसमें ऑटोमेटिक तुम्हारी सीट पे तुम्हारा टोटल डिटेल्स पहले से फुलफिल्ड होता है ना। उसके बाद याद रखना है कि इसको कंडक्ट कराने वाली जो गवर्निंग बॉडी है, पहले तो इसको सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, लेकिन पिछले साल से इसको कंडक्ट कराने का जो जिम्मेदारी है वो एनटीए के पास है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। अब इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है ना। अब इस एग्जाम के बाद आखिर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट ये एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसका एम क्या है? तो उसका एम यही है कि उसको एमबीबीएस सीट में एडमिशन लेना है। मतलब उसको या तो एमबीबीएस करना है या फिर बीडीएस करना है। तो टोटल सीट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी है? कितने स्टूडेंट एक बार में किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो याद रखना है कि एमबीबीएस की टोटल गवर्नमेंट सीट पूरे ऑल इंडिया में 30,000 ही है ना। और प्राइवेट सीट 35,000 है ऑल ओवर इंडिया में। टोटल बीडीएस सीट जिसमें कि बैचलर इन डेंटल सर्जरी दैट इज जो कि डेंटिस्ट बनते हैं, गवर्नमेंट सीट सिर्फ 4,000 ही है पूरे इंडिया में, और प्राइवेट सीट कहीं ज्यादा 40,000 है। तो गवर्नमेंट सीट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों? क्योंकि नए गवर्नमेंट कॉलेज आते रहते हैं, तो ये सीट में ±5,000 लेकर चलते हैं, है ना। तो इसको याद रखना कि इसी सीट के कारण
जो नीट का कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा टफ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एपियरिंग कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, और जो गवर्नमेंट सीट है वो बस 30,000 है ना, और अप्लाई करने वाले बहुत ही ज्यादा है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट सीट को लेकर ही इसकी जो कॉम्पिटिटिव की जो इस कंपटीशन की जो लेवल है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब हम जानते हैं आखिर लोग गवर्नमेंट सीट को ही पाना क्यों चाहते हैं। इसके पीछे का दो फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट है फी स्ट्रक्चर, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में पर ईयर हम जानते हैं कि एमबीबीएस जो है 5 ईयर का कोर्स है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो पर ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है वो 5,000 से 7,000 ही है, बेस्ट टू बेस्ट 7,000 पर ईयर। लेकिन अगर हम बात प्राइवेट कॉलेज की करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जो मिनिमम पर ईयर की फीस है वो 15 लाख टू 20 लाख रुपीस है पर ईयर। तो इस फी डिफरेंस के कारण लोग ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करते हैं। ये तो एक बात हो गई। जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस या फिर सबसे बड़ा एडवांटेज जिसको कह दो गवर्नमेंट कॉलेज का ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है ना वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट का फ्लो है, पेशेंट का फ्लो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा होता है और प्राइवेट कॉलेज के पास पेशेंट का फ्लो नहीं है। तो जो ट्रेनिंग गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकती है वो प्राइवेट स्टूडेंट वहां पर लैक कर जाता है। वो ट्रेनिंग प्राइवेट कॉलेज कभी भी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो जनरल पेशेंट्स है उनका फ्लो प्राइवेट कॉलेज में नहीं है, उनका फ्लो कहां पर है, गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो प्रैक्टिकल स्किल्स एक डॉक्टरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल कहां मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। इसके अलावा एक और बेनिफिट है गवर्नमेंट कॉलेज का कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबसे एक ना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिंक्ड होता है ना। तो उस लिंक्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेस आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण से गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट होती है ना उसकी मांग बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एक बार एडमिशन हो गया, एमबीबीएस की डिग्री तो मिलेगी और साथ में साथ लाइव एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अच्छी फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा और एक नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल पेशेंट्स को देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसके बाद इसमें हम कुछ जानते हैं कि जो गवर्नमेंट सीट्स है, जो 30,000 सीट है, तो ऐसी बात नहीं कि अगर तुम्हारा रैंक 30,000 के अंदर आ गया तो तुमको गवर्नमेंट सीट 100% मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट सीट्स है ना उसमें SC ST रिजर्वेशन भी है, OBC के लिए रिजर्वेशन भी है, उसके बाद बची हुई सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारा रैंक अगर 30,000 से कम आ गया तो तुम्हारी गवर्नमेंट सीट फाइनलाइज्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करता है उस समय की अवेलेबिलिटी, कट ऑफ मार्क्स पे। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को 720 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए कि उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो सबसे पहली बात तो कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है दो चीजों पे। सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन पेपर का लेवल। जिस साल तुम नीट की एग्जाम में अपीयर कर रहे हो उस साल उस नीट की एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, उस क्वेश्चन पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, है ना। और दूसरी जो चीज डिसाइड करती है तुम्हारे एडमिशन को वो है नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स उस पर्टिकुलर ईयर में अगर ज्यादा है तो चांसेस एडमिशन के ज्यादा है ना। जैसे अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अगर सीट चाहिए गवर्नमेंट की तो 630 प्लस मार्क्स होने कंपलसरी हैं किसमें, एमबीबीएस में, तभी उसको एक प्रॉपर गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। कई वीडियो तुमको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें वो कहेगा कि 530 प्लस पे भी गवर्नमेंट सीट मिलती है, लेकिन वो वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए है। जो परफेक्ट बात है वो ये है कि अगर 600, 620, 630 मार्क्स अगर तुमको नहीं है तो गवर्नमेंट सीट का सपना ही है। वो तो एकदम लेवल के मार्क्स बता रहा हूं, यहां तक तो 650 मार्क्स भी कईयों को तो कम पड़ जाते हैं। तो 720 में 650 या 600 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है। ये उसी के लिए पॉसिबल है जिसने डीप थोरोली स्टडी की हो, जिसने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हो। उस पर भी आगे आते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उस पर आगे आएंगे। अभी ये जान लेते हैं कि सपोज दैट कि कोई एक कैंडिडेट है जो राजस्थान से बिलोंग करता है, तो क्या उसको राजस्थान की मेडिकल कॉलेज मिलेगी? उसका मन है दिल्ली की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का, तो क्या वो दिल्ली की मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है? ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट की मेडिकल कॉलेज की सीट अगर तुमको चाहिए तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट का 15% कोटा ही ऑल इंडिया के लिए होता
है ना। 15% कोटा ऑल इंडिया के लिए होता है और 85% स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है। तो अगर जिस स्टेट का तुम्हारे पास डोमिसाइल है उसी स्टेट में एमबीबीएस सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तुम्हारा एक कोई एम है ना, कि हमें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है ना। नीट में हम क्या पढ़ें जो कि नीट की एग्जाम हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो नीट का सिलेबस कुछ अलग नहीं है। नीट का सिलेबस बस वही है जो क्लास 11th और क्लास 12th को अच्छे से पढ़ता है वो नीट आसानी से क्लियर कर सकता है। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 12th को तो बोर्ड एग्जाम है इस कारण थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन क्लास 11th को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्लास 11th अगर तुमने नेग्लेक्ट कर दी और तुम्हारा सपना है कि तुम नीट क्वालिफाई कर लो, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th जितनी क्लास 12th इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा 11th भी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। उसके बाद क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एनसीईआरटी सबसे पहले एकदम अच्छे से लाइन टू लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद जो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा देगा, है ना, मॉक टेस्ट दैट मीन्स जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नीट में उसको जो जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेगा वो उसके चांसेस उतने ही होते हैं नीट को क्रैक करने के। उसके बाद हम आते हैं कि आखिर ये फॉर्म कब निकलता है, कब एग्जाम होती है। तो याद रखना अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से नवंबर 2020 में इसका फॉर्म आने वाला है और नवंबर 2020 में इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद मई 2021 में इसकी एग्जाम होने वाली है नीट की। लेकिन ये एक टेंटेटिव डेट्स है क्योंकि कोविड के कारण अभी भी जो मई में एग्जाम होने वाली थी उसको 26 जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आगे प्रोसीजर अगर नॉर्मल होते हैं तो नवंबर 2020 में इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फी जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 1600 होती है अगर इस साल ना बढ़े तो, है ना। उसके बाद इसमें याद रखना है कि आखिर कितने घंटे हम पढ़ें जो कि हमारी नीट क्लियर हो सकती है। तो एक बात और तुमको बता दूं, अगर ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर आवर्स बताते हैं कि इतने आवर्स पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ लो, नीट क्लियर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल 6 घंटे की भी स्टडी करता है, लेकिन अगर वो डेडिकेटेड स्टडी है ना, तो तुम नीट क्लियर कर सकते हो। या फिर तुमने अपनी क्लास 11th वेस्ट कर दी है या फिर तुम क्लास 11th में आने वाले हो, है ना, तो तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर, है ना, एनसीईआरटी को फोकस करके उसके साथ नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। या फिर जो कि क्लास 12th में है अभी या फिर 12th पास आउट्स है, वो अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के कैपेबल हो गए, जो कि मतलब कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करने लग गया, देन यू आर रेडी टू परफॉर्म वेल इन नीट, है ना। तो नीट के लिए ये सब बातें तो कॉमन है, A to Z बात मैंने तुमको बता दी है। इसके बाद एक नीट का और एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें कि बायोलॉजी पढ़ने के क्या टिप्स हैं, फिजिक्स पढ़ने के क्या टिप्स है, केमिस्ट्री पढ़ने के क्या टिप्स हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तुम्हें करना इतनी सी बात है, अगर तुमको ये इंफॉर्मेशन अगर तुमको बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही है, दैट मीन्स अगर तुमको लगता है कि हाँ ये इस इंफॉर्मेशन से मेरा काम हो सकता है। और मैं तुमको एक और बात बता दूं, ये जो वीडियो ये तुमको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो इसलिए क्योंकि जो 30,000 सीट है उसमें तुम्हारा ही एडमिशन होने वाला है ना। तो और भी टिप्स अगर तुमको चाहिए हो या फिर अगर तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नीट का और भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसकी अपडेट तुम्हारे पास जरूर पहुंचनी चाहिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।